अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं और आज की जो ये वीडियो है ये हमारी फिज़िक्स की वीडियो है। पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या अब हमारे चैनल पर नए हैं तो फ़ौरन जो है इल्मी लोग को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, बर वक्त तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो चलते हैं फिज़िकल साइंस के अंदर इस्लामिक वर्ल्ड का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या हिस्सा मिला है इस्लामी साइंसदानों ने, मुस्लिम साइंटिस्ट ने क्या किरदार अदा किया है। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आ जाता है, इब्नुल हैथम 965 टू 1039 है। इब्नुल हैथम जिसको इब्नुल हैसम कहा जाता है 965 से 1039, ये भी तकरीबन कोई आपके पास क्या बन रही है 76 साल की उम्र, 74-75 साल बन रही है। तो बहरहाल अगर इसको आप देख लें तो ये आपके 1039 साल ये हो गए और उसके क्या कहते हैं 65 से कोई 35-36 साल ये हो गए। तो 36 और आपके पास 39 जो है ये तकरीबन 75 साल उम्र इसने भी पाई। उसकी 74 थी, इसकी तकरीबन 75 साल उम्र थी। तो इसने क्या काम किया, इब्नुल हैथम जो है इसने तो काफ़ी ज़्यादा काम किया, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा इसके ऊपर काम किया है। और ये भी किस्मत की बात यह है कि ही वाज आल्सो बॉर्न इन बसरा इराक। ये भी आपके पास कहाँ पे पैदा हुए, वाज बॉर्न इन बसरा इराक। यानी इब्नुल हैथम भी कहाँ पे पैदा हुए, बसरा इराक में पैदा हुए। अच्छा, साथ में मैं इसकी जो है आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक हो गया, देख लिया आपने कि ये क्या है, बसरा इराक में पैदा हुए। और इसने क्या कहा था, वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ हिज टाइम। ये अपने वक्त के एक बड़े अजीम स्कॉलर थे, ग्रेट स्कॉलर ऑफ हिज टाइम, अपने वक्त के एक बड़े मुस्लिम स्कॉलर थे। और इस दौरान उन्होंने क्या किया, हिज ग्रेट वर्क ऑन द ऑप्टिक्स, उसका जो ग्रेट वर्क है सबसे बड़ा वो आपके पास क्या है, ग्रेट वर्क इज किताबुल मनाजिर, किताबुल मनाजिर। ठीक है, ये वो किताब है इब्नुल हैथम की जो किसके ऊपर लिखी गई है, ऑप्टिक्स के ऊपर लिखी गई है। और याद है आपने कभी बाजार में गुजरे हों स्टूडेंट्स वगैरह तो कहीं आपने देखो है किसी इसके ऊपर दुकान के ऊपर ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह कोई चीज़ लिखी होती है, याद आया कुछ? तो वो क्या होते हैं, मैं साइड पे आपको दिखा देता हूँ कि ऑप्टिक्स क्या है। ये ऐनक बनी हुई है ना, तो क्या मतलब है ऐनक का, यानी इसका ताल्लुक देखने से है। और देखने का ताल्लुक किस चीज़ से होता है, लाइट के साथ होता है। ठीक है, जब रोशनी होती है हमारे पास विजिबल लाइट, आप देखते हैं कमरा है, इसमें सारी चीज़ें, मुझे ब्लैक बोर्ड, ये लिखी हुई चीज़ें, ये सारी चीज़ें, पंखा, सब कुछ नज़र आ रहा है, ये पेन वगैरह, ठीक है, मोबाइल नज़र आ रही है। अभी अगर मैं सारी लाइटें ऑफ कर देता हूँ तो बिल्कुल घुप अंधेरा अगर छा जाए, बिल्कुल डार्कनेस हो अंदर, तो चीज़ें तो सारी पड़ी होंगी मगर नज़र नहीं आएंगी। ये नज़र क्यों नहीं आएंगी स्टूडेंट, उसकी वजह क्या है कि वहाँ पे लाइट मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इब्नुल हैथम ने एक और भी काम किया था कि यूक्लिड जो था, ये तकरीबन 300 BC में उसने भी इसके बारे में ऑप्टिक्स के ऊपर बड़ा काम किया था। और उसने एक नज़रिया पेश किया था, एक थ्योरी पेश की थी। और उस थ्योरी के मुताबिक उस वक्त के जो हुक्मरान थे टॉलमी वगैरह, वहाँ के ज़ेर साया, यानी ये कोई पुराने उसके वक्त के दौर के थे। तो उस वक्त उसने क्या थ्योरी पेश की थी, उसने कहा था ये कि रोशनी हमारे आंखों से निकलती है, किसी चीज़ से स्ट्राइक करती है, टकरा कर रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होकर दोबारा हमारी आंखों में आती है तो हमें वो चीज़ नज़र आती है। तो इब्नुल हैथम ने कहा कि भाई इस तरह मामला नहीं है, मसला ये है कि रोशनी हमारी आंखों में अगर निकलती और नज़र आती तो हमें अंधेरे में भी तो चीज़ें नज़र आती। तो लाइट हमारी आंखों से नहीं निकलती, लाइट आती है फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। रोशनी का जो ज़रिया है, बल्ब है, कैंडल है, सन है, तो हम क्या कहते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट से आती है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होकर आती है। जब रिफ्लेक्ट होकर आती है तो वो हमें ऑब्जेक्ट नज़र आता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो बहरहाल इब्नुल हैथम का ये जो थ्योरी है, ये नज़रिया, ये अभी प्रूव्ड है कि वाकई इसने ठीक कहा था, तो यूक्लिड की थ्योरी गलत थी। ठीक हो गया, तो इसके क्या कि किताबुल मनाज़िर लिखी, किसके ऊपर, टॉपिक क्या था, टॉपिक उसका यही था कि ऑप्टिक्स के ऊपर लिखी थी। ठीक है, ऑप्टिक्स आपको क्या पता है क्या चीज़ है, असल में ऑप्टिक्स जो है ये आपके पास स्टडी ऑफ लाइट है। ठीक है, क्या चीज़ है, स्टडी ऑफ लाइट, रोशनी की हम स्टडी करते हैं इसमें। और रोशनी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, यानी स्टडी करते हैं लाइट की। और लाइट का इसमें आपके पास नंबर 1 नेचर भी आ जाएगा कि नेचर ऑफ लाइट क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़, जिसमें आपके पास रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन,
और डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो इस ऑप्टिक्स के ऊपर मेनली आपको थोड़ा सा टच दे देता हूँ हर एक का। ठीक है, नेचर ऑफ लाइट क्या है, यानी लाइट असल में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं आपके पास। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से मूव कर रही होती हैं। रिफ्लेक्शन क्या होती है, आपको मैं साइड पे जो है ग्राफ भी दिखा देता हूँ। इसमें लाइट आती है, लाइट आकर किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करके वापस आती है, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट जो होता है इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन में अगर आप देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। रिफ्रैक्शन में ये होता है कि जब आप लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है, तो एंटर होते वक्त अपना पाथ चेंज कर लेती है, अपना रास्ता तब्दील कर लेती है। ठीक है, इसलिए कभी अगर आप एक बाल्टी पानी की ले लें और उसके अंदर एक जो है वो पेंसिल को ऐसे डबोएं, ठीक है, तो आपको जिस जगह से पेंसिल अंदर डूबी हुई होती है पेन, वो आपको टेढ़ा नज़र आता है। ठीक है, इस तरह होता है। कभी नोट नहीं किया तो ये आप एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हो। या फिर बाज़ औक़ात आप सिंपल बाल्टी पानी की भर लें सादा साफ, आप अंदर से उसको देखेंगे तो आपको नज़र आएगा, और अंदर से देखें लेकिन बाहर से ना देखें, आप अंदर से देखकर अंदाज़ा लगाएं उसको हाथ के इसका तलवा कहाँ पे है, बॉटम। फिर बाहर से देखेंगे वो तो बहुत नीचे होगा, तो आपको बहुत ऊपर नज़र आ रहा होता है। तो ये भी आपके पास क्या है, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। यानी लाइट जब एंटर होती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम तो अपना पाथ चेंज कर लेती है। डिस्पर्शन क्या है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिंगल लाइट जा रही है, आगे जाकर वो 7 कलर्स में डिवाइड हो रही है, या रेनबो बनती है। आप देखते हैं आसमान के ऊपर जब बारिश होती है उसके बाद तो क्या होता है, इसमें सिंगल लाइट जो होती है वो लाइट ऑफ सन जो है वो कन्वर्टेड हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है 7 कलर्स के अंदर। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है इब्नुल हैतम को कहा जाता है कि ही इज़ द इन्वेंटर ऑफ पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा का इन्वेंटर भी पिन होल कैमरा का ये मूजिद कहा जाता है। और सबसे पहले इसने पिन होल कैमरा क्यों बनाया, किस लिए, ताकि सोलर एक्लिप्स और जो लूनर एक्लिप्स होता है, यानी सूरज गिरहन और चांद गिरहन की तस्वीर लेने के लिए इसने बनाया था। एक सिंपल सा कैमरा था, उस कैमरे के अंदर यहाँ पे क्या हो जाता था, एक अपर्चर होता था। उस अपर्चर, इसके अंदर कोई लेंस वगैरह कोई चीज़ नहीं लगी होती, एक सिंपल कैमरा है, उसके पीछे इसकी क्या होती थी, एक स्क्रीन लगी होती है, और ये जो बैक साइड वाली उसकी वो है, इसके ऊपर पिक्चर बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर कोई चीज़ ठहरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बंदा ठहरा है, तो ये पिक्चर कुछ इस तरह से बनती है। ठीक है, इधर जाकर यानी इस तरह से एक पिक्चर बनेगी, तो इसका जो इमेज बनता है वो आपके पास इन्वर्टेड रियल इमेज बनता है। ठीक हो गया। तो मैं आपको साइड पे दिखा भी देता हूँ, अगर आपको नज़र आ रहा हो कि सिंपल पिन होल कैमरा क्या होता है, उसके अंदर कैसे लाइट एंटर होती है। इसको आप कह सकते हो लाइट प्रूफ, यानी आपके पास जैसे वाटर प्रूफ होता है, ये लाइट प्रूफ एक कैमरा था, बॉक्स होता है जिसके अंदर जो ही लाइट एंटर होती है तो उस जगह पर उसका इमेज क्रिएट हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये था इब्नुल हैतम। इब्नुल हैतम के बाद आगे चलते हैं, मज़ीद थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और भी अल बेरूनी को। बेरूनी तो अल बेरूनी 973 से 1048 तक, 973 से 1048 तक इसको कंसीडर किया जाता है कि ये आपके पास क्या था, एक अफ़गान स्कॉलर था जो कहाँ पे पैदा हुआ, नाम से ज़ाहिर है अल बेरूनी। इसका असल नाम जो है वो अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बेरूनी है, लेकिन सिंपली हम उसको अल बेरूनी के नाम से जानते हैं। और असल में ये अल बेरूनी, क्योंकि ये अफ़गानिस्तान का एक सूबा है बैरून, ठीक है, वहाँ पे पैदा हुआ, तो इसलिए इसको अल बेरूनी कहा जाता है। ठीक है, ये बॉर्डर के साथ है बल इराक़ और अफ़गानिस्तान के फ़ारसी बोलने वाले लोग हैं। इसका मकबरा वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको नज़र आ रहा है उसके नीचे जो है वो फ़ारसी भी लिखी हुई है कि अल बेरूनी का मकबरा है। ठीक है, जहाँ पे मदफून है 1048 में इनकी वफ़ात है। 973 से 1048 तक अगर आप हिसाब कर लें इसका काउंट डाउन के कितनी एज इसकी बनती है। ठीक है, ये आपके ज़िम्मे हो गया है कि कहाँ कब पैदा हुए, कहाँ फौत हुए। 48 साल उसके वो हो गए, 73 में से जो है ना तकरीबन 28 साल इसके ये बन रहे हैं। ठीक हो गया। 48 और 28 को आप प्लस कर लें, भी जितना भी बनता है खुद हिसाब कर लें। ठीक हो गया, प्लस माइनस तो आपको आनी चाहिए। तो बहरहाल नेक्स्ट आगे चलते हैं कि अल बेरून में पैदा हुआ, इसने क्या काम किया, किस किस चीज़ के ऊपर काम किया और कितना काम किया है। देखें उस वक्त के जो साइंटिस्ट थे वो हर एक काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स के अंदर काम कर रहे होते थे। उस वक्त असल में नॉलेज में रिसर्च इतनी ज़्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से वो एक फील्ड में, अब तो एक फील्ड में इतनी सर्च हो चुकी है, इतनी ज़्यादा रिसर्चेस हो चुकी है कि अब जो है वो एक फील्ड में महारत हासिल करना भी बड़ा मुश्किल काम हो गया है। तो अब इसने क्या किया, 150 बुक्स रोट की, क्या किया, रोट 150 बुक्स। अब हैरानगी की बात है कि इसने जो है वो 150 किताबें लिख मारी। कितनी,
150 बुक्स लिख दी, किसके ऊपर, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ऊपर, जिसमें आपके पास सबसे पहले आ जाता है फिज़िक्स, ठीक है। किस किस के ऊपर रखा, इसने फिजिक्स के ऊपर लिखा। फिजिक्स तो आप जानते हैं, हम डिफाइन कर चुके हैं कि फिजिक्स क्या चीज़ है। दूसरे नंबर पे आ जाती है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी आपके पास क्या चीज़ है, ये भी एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, और किस चीज़ के साथ डील करती है, कॉस्मोलॉजी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, लेकिन ये डील करती है ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स, कि यूनिवर्स का डेवलपमेंट कैसी हुई, ऑरिजिन क्या था, कायनात बनी कैसे है, ठीक है। इसके बारे में अगर आपने सुना हो तो इसकी जो बेस है ख़ास तौर पर उसको ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा था। मैं साइड पे आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। कुछ एज की जो है उसकी, यूनिवर्स की एज के बारे में और कैसे इसमें वजूद में आई, तो बिग बैंग थ्योरी को काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, ठीक है। उसका कभी मौका मिलेगा तो फिर सही, लेकिन अभी जो है हम उसको थोड़ा सा टच देकर चले जाते हैं। फिज़िक्स के ऊपर, कॉस्मोलॉजी के ऊपर लिखी, तो अब देखिए फिज़िक्स के ऊपर, और ये कॉस्मोलॉजी असल में क्या है के पास, ये भी एक ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है जो कि स्टडी किस चीज़ की है, यूनिवर्स के ऑरिजिन और उसकी एक्सपेंडिंग, मतलब यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है, दिन ब दिन बढ़ रही है। और हमारी जो कहकशां है, जिसमें हम रहते हैं, ये गैलेक्सी, ये मिल्की वे है, और मिल्की वे में जिस तरह आपका सन है, ये एक स्टार है, और इस तरह के 100 बिलियन स्टार्स हैं एक हमारे मिल्की वे में। आप अंदाज़ा लगाएं कि कायनात कितनी होगी। ये अल्लाह ताला का निज़ाम बड़ा वसी है जनाब। इंसान तो अभी तक ज़र्रे तक भी बड़ी मुश्किल से पहुंचा है, तो बहुत वसी कायनात है आगे तक। 100 बिलियन स्टार्स का, आप मतलब मिलियन नहीं, बिलियन, 100 आपके पास बिलियन स्टार हों, ठीक है, सूरज जैसे, जिनमें से सूरज भी, सन भी एक स्टार है उनमें से। ये हमारे सिर्फ मिल्की वे की बात हो रही है, ठीक है। बाकी कहकशाओं को छोड़ें, बाकी गैलेक्सीज को छोड़ें। तो बहरहाल अल बेरूनी ने क्या किया, फिजिक्स के ऊपर काम किया, कॉस्मोलॉजी के ऊपर काम किया, और ज्योग्राफी के ऊपर काम किया। ज्योग्राफी क्या होती है, ज्योग्राफी आपके पास स्टडी ऑफ लैंड है, लैंड है, लैंड की स्टडी, और उसके जो फीचर्स हैं लैंड के, उनकी स्टडी हो गई, या उसके साथ इनहेबिटेंट्स जो हैं, यानी जहाँ पे रहने वाले, जो इसके बाशिंदे हैं लैंड के, ज़मीन के, जिसमें इंसान भी आ जाते हैं, जानवर भी आ जाते हैं। आपको साइड पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वर्ल्ड का आपके पास क्या मैप हो गया, ग्लोब है, उसके ऊपर मुख्तलिफ जानवर आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये इनहेबिटेंट्स हैं, जो उसके रिहायशी बाशिंदे, जो जो चीज़ें यहाँ पे रहती हैं, इसलिए हम फिज़िकल ज्योग्राफी भी कहते हैं इसको, और दूसरी उसकी ह्यूमन ज्योग्राफी भी होती है, सारी शामिल है। तो कॉस्मोलॉजी में आपके पास यूनिवर्स को स्टडी किया जाता है, किस चीज़ को, ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, origin and development, origin and development of universe, ये। और फिजिक्स तो आपको पता है कि मैटर एंड एनर्जी है, ठीक हो गया। तो इसमें क्या कहते हैं, इनहेबिटेंट्स वगैरह, इन चीज़ को भी स्टडी किया जाता है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, यानी आपकी क्या करना है, फिज़िक्स को स्टडी, फिज़िक्स के ऊपर भी 150 किताबें लिखी, उसमें कुछ फिज़िक्स के ऊपर लिखी, कुछ आपके पास कॉस्मोलॉजी के ऊपर लिखी, कुछ जियोग्राफी के ऊपर लिखी, और आगे जो है आप देखें कि एक जो इसके ऊपर कल्चर के ऊपर रखी, किसके ऊपर, कल्चर के ऊपर। कल्चर क्या है, हमारा जो रहन सहन के तरीके होते हैं, जो रस्म व रिवाज होते हैं, यानी जो हम एक ह्यूमंस का जो ग्रुप कह दें या सोसाइटी कह दें, जो उनके कस्टम्स होते हैं, जो उनके बिलीफ्स होते हैं, या उनके जो नज़रियात होते हैं, जो थ्योरीज होती हैं, उसके ऊपर भी उसने काम किया, उसके ऊपर भी लिखा। इसके अलावा जो है आर्कियोलॉजी के ऊपर भी लिखा। आर्कियोलॉजी क्या है, आर्किटेक्ट्स आपने पढ़ा है, आसार कदीमा के ऊपर, ठीक है। और जो है स्टडी ऑफ, जो बेरूनी ने हमने पढ़ा था, एक दिन अचानक ऐसे हुआ कि हमें पता नहीं था, इस्लामाबाद से हम एक दफ़ा लोकल गाड़ी पे बैठ गए और जा रहे थे फैसलाबाद। तो फैसलाबाद जाते हुए रास्ते में एक जगह पे जो है वो गाड़ी ठहरी, और हमने अचानक ऐसे देखा तो वहाँ पे लिखा होता पिंड दादन खान। तो मुझे याद आया कि भाई हमने कहीं पढ़ा था कि अल बेरूनी जो है, अल बेरूनी ने एट द प्लेस ऑफ पिंड दादन खान ही फाउंड द रेडियस ऑफ अर्थ, ही कैलकुलेटेड द रेडियस ऑफ अर्थ। उसने रेडियस ऑफ अर्थ कैलकुलेट किया, जो 99% जो मौजूदा कैलकुलेशन उसके साथ एग्री कर रहा है। तो उसने माउंटेन्स वगैरह की पैमाइश, कुछ कैलकुलेशन इस तरह के फार्मूले इस्तेमाल करके, और अर्थ की स्टडी उसके पास वैसे थी, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, इससे क्या कर दिया, रेडियस ऑफ अर्थ कैलकुलेट किया, ठीक है। अब आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 973 ईस्वी से अब आपके पास कितनी हो गई,
22 का एंड है। तो अब इतना साल पहले उसने जो कैलकुलेशन की थी पेंडदादन खान के मकाम पे आकर रेडियस ऑफ अर्थ फाइंड किया, वो आपके पास क्या चीज़ है, 99% एग्री कर रहा है मौजूदा मेजरमेंट के साथ और मौजूदा कैलकुलेशंस के साथ। तो अल बेरूनी आल्सो डिस्कस द शेप ऑफ अर्थ, उसने ज़मीन की जो शेप है वो किस तरह से है, यानी रेडियस भी फाइंड किया। और इसके अलावा मोमेंट ऑफ सन, मूवमेंट ऑफ सन, के सन कैसे मूव करता है, मूवमेंट ऑफ अर्थ हो गया, मून हो गया, फेजेज ऑफ मून, कि चांद के जो फेजेज आप देखते हैं कि कभी देखो स्टार्ट में जब चांद निकलता है तो पतला सा बारीक होता है और फिर आहिस्ता बढ़ता जाता है और फिर बढ़ते बढ़ते फिर कम होना शुरू हो जाता है। और अगर मेरे जहन में एक चीज़ आ गई कि सूरह यासीन में भी अल्लाह ताला ने इसके बारे में फरमाया है कि वलकामरा कदरना मनाजिल हत्ता आदकल अर्जुन कदीम, कि चांद अपनी मंजिलें तय करता हुआ ऐसे हो जाता है जैसे खजूर की पुरानी छड़ी होती है। देखे, खजूर की पुरानी छड़ी की मिसाल दी है, इस तरह चांद हो जाता है। बहरहाल फेजेस ऑफ मून को भी इसने क्या किया, स्टडी किया, उसके ऊपर काम किया। यहाँ तक जो हम काम कर रहे थे, जिनको डिस्कस किया है, ये आपके पास क्या चीज़ थे, ये मुस्लिम साइंटिस्ट थे, बट बिलोंग्स टू द मुस्लिम वर्ल्ड।